हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम किरचॉफ वोल्टेज नियम का फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किरचॉफ के नियम के बारे में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, दिए गए परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जितना ये सर्किट, मतलब इस सर्किट में जितने प्रतिरोध हैं, जैसे 4 ओम, 2 ओम और 5 ओम के लिए हमें इन सभी में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। मतलब इनमें कितनी धारा फ्लो हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका एक बंद परिपथ है, मतलब एक ये आपका सर्किट है। इसमें हमें सबसे पहले एक बंद लूप देखना है। तो इसमें कितने बंद लूप बंद हैं? 2 बंद लूप बंद हैं। कितने? 2। एक आपका ये बंद लूप है, एक आपका ये बंद लूप है। ठीक है, आपका फर्स्ट बंद लूप ये है और सेकंड आपका ये है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है आपका? ये। सेकंड ये। अब इसमें हमें धारा की दिशा लेनी है। धारा की दिशा आप क्लॉकवाइज भी दोनों मतलब लूप में ले सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं, उत्तर वही आएगा। या फिर आप वोल्टेज सोर्स के हिसाब से ले सकते हैं। क्या? वोल्टेज सोर्स। आपको पता है बैटरी में जो हमारा करंट होता है वो धारा फ्लो पॉजिटिव साइड से होता है, तो आप इसके हिसाब से भी धारा का दिशा ले सकते हैं। तो हम वोल्टेज सोर्स के हिसाब से लेते हैं, तो हमारे धारा की दिशा क्या होगी? यही होगी। इसमें हम मान लेते हैं धारा I1 फ्लो हो रही है। ठीक है, अब इस सर्किट में देखिए पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव धन सिरा इधर है, तो हम धारा की दिशा ऐसे लेंगे। तो यहाँ I2 धारा मान लेते हैं। तो इस सर्किट में इस प्रतिरोध के लिए I1 धारा है, इस प्रतिरोध के लिए I2 धारा है, और इस प्रतिरोध में टोटल कितनी धारा होगी? यहाँ देखिए आपका I1 और I2 धारा यहाँ पर मिलेंगी जब आएंगी यहाँ पर, तो यहाँ टोटल कितना धारा जाएगा? I1 धन I2। कितनी धारा फ्लो होगी? I1 धन I2। इस सर्किट मतलब इस ब्रांच में 5 ओम के लिए टोटल धारा I1 धन I2 होगा। कितना होगा? I1 धन I2 होगा। ठीक है, इस ब्रांच के लिए, मतलब इस ब्रांच के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लूप के लिए हम लगाते हैं बंद लूप 1 में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर। ठीक है, क्या? बंद लूप फर्स्ट में हम पहले लूप में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाएंगे। क्या? बंद फर्स्ट लूप के लिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा है किरचॉफ वोल्टेज का नियम। किसी भी परिपथ में प्रत्येक लूप में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उस लूप में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा I इंटू R का बीजगणितीय योग बराबर होगा उस लूप में विद्युत वाहक बल के। ठीक है, तो फर्स्ट लूप में देखिए आप, फर्स्ट लूप में रजिस्टेंस मतलब I इंटू R। तो फर्स्ट लूप में देखिए 4 रजिस्टेंस में कौन सी करंट I1 फ्लो हो रही है? इसमें I1। ठीक है, और इसके लिए I2 है आपका, और इसके लिए इस ब्रांच के लिए मतलब 5 ओम के लिए I1 धन I2 है। तो हमने क्या बताया? I इंटू R का बीजगणितीय योग बराबर होगा उस लूप में विद्युत वाहक बल के। मतलब फर्स्ट लूप के लिए हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट लूप उठाएंगे। क्या? फर्स्ट लूप। तो फर्स्ट लूप में I1 इंटू मतलब 4I1 क्या होगा? 4I1 मतलब 4 ओम में प्रवाहित धारा I1। फिर अगला आपका रजिस्टेंस कौन सा है? 5 ओम। बीजगणितीय योग तो प्लस 5 ओम में प्रवाहित धारा I1 धन I2 है। क्या है? I1 धन I2 है, बराबर उस लूप में लगने वाला विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो उस लूप में मतलब आपका वोल्टेज सोर्स जो है या आपका वोल्टेज है। अब इसमें एक बात और ध्यान दीजिए, अगर हमारा करंट प्लस साइड से निकल रहा है और नेगेटिव साइड से अंदर जा रहा है तो उसे पॉजिटिव लिखेंगे। जैसे इस लूप में देखिए करंट इंटर नेगेटिव साइड से कर रहा है और निकल पॉजिटिव साइड से रहा, मतलब
पॉजिटिव साइड से धारा निकल रही है और इंटर मतलब अंदर निगेटिव साइड से जा रही है, तो हम प्लस लिखेंगे। अगर यही करंट हमारा पॉजिटिव साइड से अंदर जाता और निगेटिव साइड से बाहर जाता तो इसे -3 मतलब इस वोल्टेज को -3 लिख दे। लेकिन हमारा करंट देखिए लूप की मतलब करंट की दिशा यही है ना, देखिए करंट की दिशा यही है, मतलब माइनस साइड से एंटर कर रहा है, प्लस साइड से निकल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस में। ठीक है। और कोई इस ब्रांच में मतलब इस लूप में देखिए, इस लूप में कोई और वोल्टेज सोर्स है नहीं ना, तो 3 है तो 3 होगा। अगर मान लीजिए आपका यही करंट पॉजिटिव साइड से इंटर करके नेगेटिव साइड से निकलता, मतलब माइनस वाले चार्ज के साइड से निकलता, तो यहाँ हम -3 लिखते। क्या लिखते, -3 लिखते। लेकिन हमारे करंट की दिशा देखिए कैसी है, ऐसी, मतलब नेगेटिव साइड से अंदर हला और पॉजिटिव साइड से बाहर निकल रहा, तो आपका प्लस में होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4i1 और यहाँ 5i1, तो कितना हो गया टोटल, 9i1 प्लस 5i2 बराबर 3। आपका ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, समीकरण 1। अब बंद लूप 2 में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाएंगे। ठीक है, किस लिए, अब बंद लूप 2 में, क्या बंद लूप 2 में मतलब बंद क्या बंद लूप 2 में किरचॉफ वोल्टेज नियम लगाने पर, मतलब अब दूसरे लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए I × R का बीजगणितीय योग बराबर होगा उस लूप में बहने वाले विद्युत आगमन के। ठीक है, तो यहाँ रजिस्टेंस 2 में प्रवाहित धारा कितना है, I2, तो 2I2 धन, बीजगणितीय योग होता है तो धन। देखिए आपका यही लूप ले रहे हैं, तो 5 ओम में प्रवाहित धारा I1 धन I2 है आपका, प्लस 5I1 धन I2 बराबर किसके होगा। अब इसमें देखिए करंट किधर से एंटर कर रहा है, आपका करंट देखिए निगेटिव साइड से इंटर कर रहा है। देखिए करंट की दिशा यही है, मतलब करंट निगेटिव साइड से अंदर जा रहा है और बाहर पॉजिटिव साइड से निकल रहा है। तो हमने क्या बताया था, अगर आपका करंट पॉजिटिव साइड से निकलता है, मतलब इंटर निगेटिव साइड से करता है और निकलता पॉजिटिव साइड से, तो प्लस में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका वही करंट मतलब पॉजिटिव साइड से इंटर करता और निकलता निगेटिव साइड से, तो उसे माइनस में लिख दे। तो यहाँ करंट की दिशा देखिए ऐसे है, मतलब करंट की दिशा यही है, निगेटिव साइड से इंटर कर रहा है, बाहर पॉजिटिव साइड से निकल रहा, तो यहाँ पर प्लस में लेंगे, बराबर प्लस में। कैसे क्या होता है, I × R का बीजगणितीय योग बराबर उस लूप में बहने उस लूप में लगने वाले विद्युत बल, तो मतलब वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा है। तो वोल्टेज सोर्स हमारा इस लूप में कितना है, एक ही है, यही तो वोल्टेज सोर्स है लूप 2 में, एक। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2I2 धन 5I1 धन 5I2। देखिए 2I2 और 5I2 कितना हो गया, 7I2 धन 5I1 बराबर 1। ये आपका समीकरण 2 है। क्या है, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके I और I2 का मान, I1 तथा I2 का मान ज्ञात करेंगे। क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करिए। तो हम क्या करें, अगर देखिए समीकरण 1 में 7 से गुणा तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा
करके समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 क्या हम करेंगे, I1 और I2 का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 1 में पहले 7 से गुणा करेंगे। 7 से गुणा क्यों करेंगे, देखिए अगर हम समीकरण 1 में 7 से गुणा करते हैं तो इसमें पूरे में गुणा होगा, तो यहाँ 7 × 5 = 35 I2 होगा। और जब समीकरण 2 में हम I2 से गुणा करेंगे, मतलब समीकरण 2 में हम जब गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ 7 × 5 = 35 I2 हो रहा है। और इसको जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहाँ हमारा 35 I2 यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ 35 I2, तो घटाने पे ये दोनों कट जाएंगे तो I1 का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो ये इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, हमें समीकरण 1 में 7 से गुणा करना है, तो 7 से गुणा करिए, 9 × 7 = 63। समीकरण 1 में 7 से गुणा करना है, 63 है I1, और फिर 7 से इसमें 5 में करिए, धन 7 × 5 = 35 I2 बराबर कितना है, 7 × 3 = 21। ठीक है। अब समीकरण 2 में हमें किससे 5 से गुणा करना है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करना है, तो 7 × 5 = 35 I2 धन 5 × 25 I1 और 5 × 5। ठीक है। अब इसने घटा देना है, यहाँ माइनस, आपका यहाँ जब माइनस लेंगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस। ठीक है। और इसे घटाइए, देखिए यहाँ पर -35 I2 है, यहाँ पर आपका +35 I2 है, तो ये दोनों कैंसिल, और 63 में से 25 गया, कितना आएगा आपका, मतलब 63 I1 में से -25 I1, मतलब 63 में से 25 को घटाएंगे कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8 और 5 में से 2 38 I1, और 21 में से 5 गया 16, तो I1 इक्वल कितना हो जाएगा आपका 16/38। ऐसे जब काटेंगे तो क्या आएगा, I1 इक्वल 2 से काटिए, 2 × 8 = 16, 19 × 2 = 38, तो आपका I1 का मान आ रहा है 8/19, कितना, 8/19। ठीक है। अब I2 का मान ज्ञात करने के लिए हम I1 का मान चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में, तो लिखिए समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर तो समीकरण 1 में I1 का मान रखिए 9 गुणे I1 का मान कितना था हमारा, देखिए 8/19 धन 5 I2 बराबर 3। इसे सॉल्व के लिए सॉल्व करते हैं, 9 × 8 = 72, 72/19 प्लस 5 I2 बराबर 3। ठीक है। इस 72/19 को इस साइड भेज दीजिए दूसरे पक्ष में, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 72/19। इसे सॉल्व करिए, 19 × 3 = 57 -72/19। अब इसे घटाइए 57 में से, तो आपका 12 में से 7 गए 5, और 6 में से 5 1, -15/19, और यहाँ 5 I2, यहाँ 5 से 15 कट गया, तो I2 बराबर -5 × 15 -3/19। आपका I2 का मान कितना आया है, -3/19। कितना आया है, -3/19। तो हमें क्या ज्ञात करना था, दिया गया है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए 4 ओम में प्रवाहित धारा कितना है, देखिए
I1 ना, तो मतलब 4 ओम के लिए प्रवाहित धारा हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम के लिए I1 इक्वल कितना था, 8/19। ठीक है। और इसी प्रकार देखिए 2 ओम में प्रवाहित धारा कितना है, I2 है आपका। तो 2 ओम के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं -3/19। अब देखिए ये हमारे 2 ओम के लिए था। ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 ओम के लिए प्रवाहित धारा कितना होगा, आप कब देखिए 5 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धन I2, मतलब I1 का वैल्यू हमें पता है, I2 का वैल्यू पता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। पाँच ओम में प्रवाहित धारा I1 धन I2 बराबर कितना होगा, जोड़िए 8/19 धन -3/19, यही होगा। देखिए आपका I1 धन I2 तो है 5 ओम में प्रवाहित धारा, तो आपका I1 का मान 8/19 था, I2 का मान -3/19। ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का हर समान है, तो 19, तो ये कितना आएगा 5/19। तो 5 ओम में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा आपका, 5 ओम में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा 5/19। ठीक है। तो यही आपका सवाल था जो सॉल्व हो चुका है। और एक चीज़, आपका I1 और I2 का मान सही नहीं है, इसका जांच भी आप कर सकते हैं। जैसे आप किसी बोर्ड एग्जाम में दे रहे हैं और किरचॉफ वोल्टेज नियम पर कोई आपका सवाल आया है, तो उसमें I1 और I2 का आंसर सही आया है कि नहीं, तो आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। आपको कैसे करना है, देखिए जो I1 और I2 का जो मान आया है, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 जो है आपका, चाहे मतलब दोनों में से किसी में भी I1 और I2 का मान धर के सॉल्व करेंगे। जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, जैसे ये 3 है, अगर इसके बराबर आ जाता है तो आपका I1 और I2 का मान सही आया है। अगर आपका मतलब मान बराबर नहीं आता है 3 के, मतलब जैसे, तो आपका I1 और I2 का मान गलत आया है। यहाँ देखते हैं, ये मैं मिटा के बता रहा हूँ। जैसे समीकरण 1 हमारा यही है, 9 गुणे I1 का मान हमारा कितना था 8/19, यहाँ पर देखिए +5, I2 का मान -3/19 बराबर 3 के, तो यहाँ पर करिए गुणा 9/72/19। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, और 15/19 बराबर 3। अब इसमें से घटाइए, 12 में से 5 गए 7, और 6 में से 1 5, और हर समान था। देखिए आपका हर समान था तो सीधा कट जाएगा। ठीक है। तो 19 57 से कटेगा, हाँ 3 बार, 19 3 57, तो आपके 3 के बराबर आया कि नहीं। इसका मतलब आपका I1 और I2 का मान सही आया है। इससे आप जांच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।